हेलो भाई लोग, कैसे हो तुम लोग? एकदम टनाटन मस्ती में मजे में हो ना? तो यहाँ पर एक और चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे अभी, अनुवंशिकता एवं जैव विकास का एमसीक्यू। तो मुझे उम्मीद है तुमने चैप्टर को पूरा अच्छा से पढ़ा है, उसके बाद तुम्हें एमसीक्यू करने का मन किया है और तुम एमसीक्यू पढ़ने आए हो। तो चलो हम लोग देखेंगे अब अनुवंशिकता एवं जैव विकास के हर एक एमसीक्यू को। जितने सारे एमसीक्यू इस चैप्टर से बनते हैं उन सबको देखने वाले हैं और मैं देख रहा हूं कितने सारे एमसीक्यू आखिर तुम सॉल्व कर पाते हो। तो उसको हम लोग डिटेल भी करते चलेंगे और साथ में यदि पीडीएफ चाहिए तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से तुम उसका पीडीएफ भी ले सकते हो। और वीडियो को जरूर देखना, बहुत अच्छा वीडियो मैंने बनाया इस पर। तो देखो, सबसे पहला जो चीज है वह क्या है? मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना? अरे वाह, क्या बात है, सबने जवाब दे दिया। वे कौन थे? वे थे मेंडल। मेंडल ने ही मटर का उपयोग किया और अनुवंशिकता से संबंधित नियमों को क्या किया? प्रतिपादन किया। बच्चों जरा बताओ तो अनुवंशिकता किसे कहते हैं? जी हाँ, माता पिता के गुणों का उसके संतान में जाना ही क्या कहलाता है? अनुवंशिकता कहलाता है। तो क्या तुम बता सकते हो ये जो अनुवंशिकता है वह माता पिता के जो गुण है उसके संतान में कैसे जाते हैं भला? बिल्कुल डीएनए के द्वारा जाते हैं। किसके द्वारा? डीएनए के द्वारा। और कभी कभी इस डीएनए का फुल फॉर्म भी तुमसे पूछ लिया जाता है, जिसका फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। बहुत अच्छा, तो ये सब पॉइंट्स तो तुम जानते ही हो। चलो आगे बढ़ते हैं, जरा देखते हैं और कौन कौन सा क्वेश्चन यहाँ पर। तो अनुवंशिकी का जनक किसे कहा जाता है? यस यस, वेरी गुड, मेंडल को ही अनुवंशिकी यानी जेनेटिक्स का क्या कहा जाता है? फादर कहा जाता है। बहुत अच्छे। चलो जरा और कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। विकासीय दृष्टि से हमारी समानता किससे अधिक है? तो विकास के संबंध में जो मैंने तुम्हें बताया था कि विकास किसे कहते हैं, तो पुराने जीवों से नए जीवों का बनना ही क्या है? विकास है। जो कि कैसे आता है? विभिन्नताओं का जब जमाव हो जाता है उस कारण से विकास होता है। तो तुम देख सकते हो हमारी जो निकटता है सबसे ज्यादा किससे है? जीवाणु से, मकड़ी से, चिंपैंजी से या चीन के विद्यार्थी से? अरे भैया, जो चीन का विद्यार्थी है और जो हम लोग हैं दोनों एक ही स्पीसीज के हैं। तो जरा सा बताओ हम लोग किस स्पीसीज के हैं? होमोसेपियंस। क्वेश्चन तुमसे पूछेगा कि हम लोग कौन से स्पीसीज के हैं, चाहे हम मनुष्य, तो इसका उत्तर है होमोसेपियंस से। तो इस कारण से जो चीन का विद्यार्थी है उसकी समानता हमसे क्या होगी? सबसे ज्यादा होगी। इस उदाहरण में प्लेनेरिया की आंख कैसे होती है? तो प्लेनेरिया की आंख बहुत साधारण होती है, संयुक्त होती है, हमारी आंखों की तरह होती है, मेंढक की आंखों की तरह होती है। जल्दी से बताओ। बहुत अच्छे। प्लेनेरिया का जो आंख एक स्पॉट के रूप में होता है, यहां देख सकते हो। और ये देखो, यही है प्लेनेरिया का आंख, जो कि केवल डिटेक्ट करता है चीजों को। और ये क्या होता है? बहुत ही सरल इसका क्या होता है? आंख होता है। तो हम लोगों के जैसा तो बिल्कुल भी नहीं होता है। प्राचीन काल में पृथ्वी के वातावरण में कौन सी गैस नहीं थी? तो जरा देख करके बताओ। अमोनिया, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन सल्फाइड या मेथेन? तो इसका बाकी कोई भी गैस हो बच्चों, यहां पर याद तो रखना है तुम्हें ऑक्सीजन। क्योंकि हम लोग बोलते हैं कि जो हमारे पृथ्वी पर ऑक्सीजन है वह किसके कारण है? पेड़ पौधों के कारण आया है। और पेड़ पौधे से ही कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं? यूज करते हैं और ऑक्सीजन को देते हैं। कब? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। तो वही ऑक्सीजन का क्या होगा? अभाव होगा। अब ये ऑक्सीजन का अभाव मुक्त ऑक्सीजन की बात कर रहा है, O2 की बात कर रहा है बच्चा लोग, ये याद रखना। क्योंकि उस समय भी CO2, ये ऑक्सीजन जो है ना वहां था, लेकिन मुक्त रूप में नहीं था। जैसे CaCO3 यदि हम लोग बात करें, CaCO3, तो इसमें भी तो ऑक्सीजन है ना। अरे ऑक्सीजन तो बहुत चीजों में है, लेकिन O2 की बात हो रही है यहां, याद रखना। O2 यानी कि जिसको हम लोग श्वसन में ले रहे हैं उसका बात ये कर रहा है। जीन का रासायनिक संरचना क्या है? डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, इनमें सभी। तो भैया जो जीन है वह क्या है? डीएनए का एक भाग है जो कि किसी खास प्रोटीन को बना रहा है, याद रखना।
जो जीन है वह क्या है, डीएनए का ही एक एक्टिव भाग है, याद रखना इस बात को। और बात यदि करें हम लोग प्रोटीन की, तो हम लोगों ने देखा था कि कैसे डीएनए से ही क्या बनता है, प्रोटीन का निर्माण होता है, उस प्रोटीन से बॉडी डिजाइन बनता है और फिर से ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है। तो इसके आगे कौन सी क्वेश्चन आती है, अरे वाह, मनुष्य की कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, जरा बताओ। कितना डिटेल में मैंने पढ़ाया है बच्चों, एक बार इस चैप्टर को जरूर देखो, पूरा एनिमेशन के साथ, बहुत एकदम एनिमेशन भर भर के पढ़ाया इस चैप्टर को, तो इस चैप्टर को जरूर देखो। इस चैप्टर को आनुवंशिकता एवं जैव विकास प्लेलिस्ट में तुम्हें मिल जाएगा, बड़ा मजा आएगा, तुम्हें समझने में बहुत मजा आएगा, सारा चीज एकदम दिमाग में घुस जाएगा, एकदम अच्छे से थोड़ा धैर्य से पढ़ना, बहुत मजा आएगा। तो हमारा जो शरीर है इसमें यदि कोशिका को लेंगे, क्या लेंगे, कोशिका, तो कोशिका में क्या आएगा, न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस में क्या आ गया, क्रोमोसोम। इसकी संख्या भैया कितनी है, 46 है। कितनी क्रोमोसोम की संख्या है, 46, मैंने तुम्हें पढ़ाया था। तो यदि हम लोग जर्म सेल की बात करें, जैसे स्पर्म की बात करें, ओवम की बात करें, तो इसमें क्रोमोसोम कितना होता है, 23 और 23, और इन्हीं के मिलने से बनता है युग्मनज, यस, और इस युग्मनज से बनेगा भ्रूण, और इसी भ्रूण से शिशु का विकास होगा। तो यहां पर यदि तुमसे पूछे शुक्राणु में कितने क्रोमोसोम होते हैं, तो 23, और अंडाणु में कितना होता है, तो 23, ये भी याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहां देख सकते हो, लक्षणों को नियंत्रण करने वाली इकाई का क्या नाम है, एकदम वीवीआई क्वेश्चन है, इसको बोलते हैं जीन। तो वैसा इकाई बोल रहा है, याद रखना, यूनिट, तो इसका नाम क्या हो गया, जीन, जो कि क्या है, डीएनए का भाग है। समजात अंगों का उदाहरण, वीवीआई क्वेश्चन एकदम आएगा 2 मार्क्स में, या तो तुम्हारा सब्जेक्टिव में या तो तुम्हारा ऑब्जेक्टिव में। समजात अंग भैया किसे कहते हैं, तो समजात अंग पहले दिखा दूं, थोड़ा दिखा देता हूं ना, उसके बाद हम लोग पढ़ लेते हैं। ये देखो, यहां देखना, चमगादड़ का ये हाथ है, 4 लिम्ब जिसको बोलेंगे, ये सील है, ये सिंह है, ये चिंपांजी है, ये मनुष्य है, ये सारे इसके हाथ हैं, मान लो ये 4 लिम्ब्स हैं। तो यहां पर यदि इसको देखोगे तो कुछ खास चीज दिख रहा है क्या, बिल्कुल, इसका हड्डियों का जो स्ट्रक्चर है वो एकदम खासम खास है, क्योंकि लगभग सबका हड्डियों का स्ट्रक्चर क्या एक जैसा, देख सकते हो। यहां देखो, रेडियस अल्ना है, ह्यूमरस है, फिर कार्पेल्स है, मेटाकार्पेल्स है, फैलेंजेस है। तो ये जो हड्डी का स्ट्रक्चर है ना, ठीक यहां भी है। यदि चिंपांजी का देखो तो इसमें भी ह्यूमरस है, रेडियस अल्ना है, कार्पेल्स है, मेटाकार्पेल्स है, फैलेंजेस है। और यदि सिंह बाघ का देखो तो उसमें भी ह्यूमरस है, रेडियस अल्ना है, कार्पेल्स है, मेटाकार्पेल्स है, फैलेंजेस है। अरे वाह, क्या बात है, यानी सब में स्ट्रक्चर एक जैसा है। अरे हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, इसकी संरचना क्या है, एक जैसी है। इसकी संरचना क्या है बच्चों, एक जैसी है। लेकिन भैया तो यदि यहां पर ध्यान से देखो तो इन सब की संरचना क्या है, एकदम एक जैसी है, संरचना क्या है, एक जैसी। लेकिन जरा कार्य को देखते हैं, तो कार्य को देखोगे तो चमगादड़ क्या करेगा, उड़ने का कार्य करेगा। सील क्या करेगा, फड़फड़ाएगा। सिंह क्या करेगा, सिंह अलग कार्य करेगा, चलने का कार्य करेगा। चिंपांजी और मनुष्य क्या करेंगे, किसी चीज को क्लच करने का कार्य करेंगे, पकड़ने का कार्य करेंगे। अरे भाई, जिनका संरचना क्या है अलग अलग, लेकिन कार्य क्या है, एक ही जैसा है। तो इसका मतलब है कि इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, समजात अंग कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा लोग, समजात अंग भी है क्वेश्चन है। और एक खास चीज यहां ध्यान दो, ये जो समजात अंग है यह बताता है कि किसी न किसी रूप में एक ही पूर्वज से ये लोग आए होंगे, इस तरीके से इनका क्या हुआ होगा, विकास हुआ होगा। और कालांतर में स्ट्रक्चर वही रह गया, लेकिन काम ये क्या करने लगे, अलग अलग करना शुरू कर दिए। तो 2-3 क्वेश्चन यहां से इस तरीके से आ सकता है। देख लो यहां क्या बोल रहा है, हमारा हाथ कुत्ते का अग्रपाद, हमारा दांत हाथी के दांत। यहां पर आलू एवं घास के ऊपरी भूस्तरी, इनमें सभी, तो आंसर बच्चों ये सभी हैं, याद रखना, ये सभी क्या है, इसी के उदाहरण है। किसके, समजात अंगों के उदाहरण हैं।
किस स्थान को मानव का उद्भव माना जाता है भाई? इसको माना जाता है अफ्रीका को। अफ्रीका को ही क्या हम लोग बोलते हैं कि यहीं पर मानव के फुटप्रिंट्स यानी सबसे पहले अवशेष जो मिलते हैं, जो सबसे पुराने मानव के, वो कहाँ से मिलते हैं? अफ्रीका से। तो हमें पता चलता है वहीं से मानवों का क्या हुआ होगा? उद्भव हुआ होगा। तो जरा बताओ, जो मानव का उद्भव वहां हुआ है तो वो कैसे हम लोग पता करते हैं? बहुत सारे चीजें, जैसे फॉसिल से हम लोग पता करेंगे। किससे पता करेंगे? फॉसिल से। उसका एज को जानेंगे, उससे पता कर लेंगे। ठीक है, इन सारी चीजों से हम लोग क्या करते हैं? पता करते हैं इसके उद्भव को। अब देख सकते हो द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज किसके द्वारा लिखी गई? तो ये थे चार्ल्स डार्विन जी। चार्ल्स डार्विन के द्वारा ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज को लिखा गया। तो भैया यहां से और कोई क्वेश्चन आएगा? यस यस यस, यहां से कुछ और क्वेश्चन पूछे जाएंगे तुमसे। तो तुमसे सबसे पहला क्वेश्चन यह पूछा जाएगा कि बताइए कि एक पुराने जीव जो हैं उनसे नए जीव का उत्पत्ति हो रहा है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? विकास बोलते हैं। तो प्राकृतिक वर्ण के द्वारा, प्राकृतिक चयन के द्वारा जो विकास हुआ है, उसका सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो वो थे चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन ने ही बताया था कि जो जीव हैं उनका प्राकृतिक चयन के द्वारा क्या हुआ है? विकास हुआ है। मतलब जो अच्छे अच्छे गुण वाले जो जीव हैं उनको प्रकृति चुन के आगे की ओर ले आता है, और यही क्या है? प्राकृतिक चयन, जिसके द्वारा जीवों का क्या हुआ है? विकास हुआ है। किसने ये बात बोली थी? रॉबर्ट डार्विन। तो यहां 2-3 क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि जो प्राकृतिक चयन का सिद्धांत है किसने दिया था? तो रॉबर्ट डार्विन ने दिया था। और ये क्वेश्चन तो हो ही गया। इसके बाद देख सकते हो प्रत्येक जनन कोशिका में कितने क्रोमोसोम होते हैं? अभी तुरंत बताया था, मैं नहीं बताने वाला। जरा बताओ तुम्हें क्या होगा? मानव में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होगी? अभी तुरंत बता दिया। जनन कोशिका में गुणसूत्र की, अरे यही है, जब नर युग्मक 23 गुणसूत्रों के साथ, 23 गुणसूत्र वाले मादा युग्मक के साथ मिलते हैं तो जो युग्मनज बनता है उसमें कितने क्रोमोसोम होंगे? जरा बताइए। अरे 46 क्रोमोसोम होंगे। ये भी कोई क्वेश्चन है? चलो, मानव के लिंग गुणसूत्र कौन है? तो ये तो तुम जानते ही होंगे, एक्स और वाई को हम क्या कहते हैं? लिंग गुणसूत्र कहते हैं। तो बच्चों यहां एक्स और वाई, यदि एक्स और एक्स प्रेजेंट रहता है तो बोलते हैं वह मादा बच्चा है, फीमेल चाइल्ड है। और यदि एक्स और वाई प्रेजेंट होगा कोशिका में तो बोलेंगे वह नर चाइल्ड है। इसलिए यदि यहां से क्वेश्चन आएगा, वह क्वेश्चन आया यदि किसी व्यक्ति में लिंग गुणसूत्र एक्स वाई उपस्थित है तो वह स्त्री है कि मादा है? जल्दी बताइए। तो एक्स वाई है तो क्या है? पुरुष है। और एक्स एक्स है तो क्या है? मादा। ये तो तुम्हें पता होगा ना। एक बात यहां खास ध्यान देने वाली ये है कि ये जो लिंग का निर्धारण है वह पुरुष के द्वारा होता है, क्योंकि पुरुष में ही वाई क्रोमोसोम पाया जाता है। ये बात एकदम ध्यान रखना। यह भी क्वेश्चन तुमसे कभी पूछ सकता है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन पूछ देगा। लिंग का निर्धारण किससे होता है? तो पिता से होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन यही था कि यदि पिता से एक्स क्रोमोसोम बच्चे में आता है तो वो बच्चा मेल होगा कि फीमेल होगा? तो मेल होगा। यदि फीमेल होगा जी, एक्स आएगा तो फीमेल होगा। और यदि पिता से वाई आता है तो वह बच्चा क्या होगा? मेल यानी नर होगा। स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होते हैं तो एक्स और एक्स होते हैं। तो सब तो तुम्हें याद ही है, बस थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते जाओ। अब देखो, अनुवंशिकता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? वाह क्या बात है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मेंडल ने। मेंडल ने ही अनुवंशिकता के सिद्धांत को क्या किया था? दिया था। परिस्थितियों के कारण जीव अपने आप में जो परिवर्तन लाते हैं वह क्या कहलाता है? तो यही तो अनुकूलता होता है। तो जीवों में वे सारे परिवर्तन जो कि उसके एनवायरनमेंट के यानी पर्यावरण के प्रति उसको जीने के लिए क्या करते हैं? अच्छे अच्छे गुण प्रदान करते हैं।
उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, अनुकूलता कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, अनुकूलता। जैसे तुम जानते हो कि जो ऊंट होता है उसके पैर एकदम चौड़े चौड़े होंगे, बहुत बड़े बड़े एकदम होंगे और गद्देदार होते हैं, जिससे वह क्या करता है, आसानी से रेगिस्तान में भाग सकता है, बालू में भाग सकता है। तो वह क्या है उसका, वह उसका क्या है, अनुकूलन है। क्या है बच्चा लोग, अनुकूलन। तो यहां पर जो जीव अपने आप को परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित कर पाते हैं, प्रकृति की यह घटना कहलाती है। थोड़ा सा इसमें और अच्छा से ऐसे हो गया कि जो जीव में अनुकूलन आता है उसको प्रकृति आगे की ओर ले जाती है, तो यह घटना क्या कहलाएगा, वेरी गुड, इसको कहेंगे प्राकृतिक चयन। क्या बोलते हैं बच्चा लोग, प्राकृतिक चयन। डार्विन का सिद्धांत क्या बतलाता है, तो डार्विन का सिद्धांत बतलाता है सरल जीवों से जटिल जीवों का निर्माण, लक्षणों की पीढ़ी दर पीढ़ी वंशानुगति, पृथ्वी की उत्पत्ति इनमें से कोई नहीं। तो भैया यही तो बताता है डार्विन का सिद्धांत कि पहले सरल जीव होंगे, उनसे जटिल जीवों का निर्माण हुआ है। कैसे, प्राकृतिक चयन के द्वारा। तो ये डार्विन का सिद्धांत है। वैसे जीव जो आपस में प्रजनन कर अपने जैसे संतान उत्पन्न करते हैं, क्या कहलाता है, तो इसे ही हम लोग कहते हैं एक जाति। लेकिन थोड़ा सा इसमें और सुधार करके तुमको पढ़ना चाहिए। तो देखो, एक जाति या एक स्पीसीज के जीव किसे कहते हैं, यदि तुमसे पूछा जाए तो बहुत सिंपल सा भाषा में इसका आंसर कर सकते हैं कि वे सारे जीव जो आपस में रिप्रोडक्शन कर सकें, रिप्रोडक्शन यानी जनन कर सकें, और उससे बच्चा पैदा हो। क्या पैदा हो, बच्चा पैदा हो, और उसके बाद उस बच्चे से भी बच्चा पैदा होना चाहिए, ये नियम है। तब बोलेंगे कि वो एक जाति का है, और नहीं तो एक जाति का नहीं है। जैसे तुम्हारे विचार में मान लो एक गधा है, एक घोड़ा है, मेल फीमेल मैं नहीं बात कर रहा, इसको ध्यान से देखो। तो क्या गधा और घोड़ा जाति एक जाति है, नहीं है। अरे भाई नहीं है, घोड़ा और गधा एक जाति नहीं है। फिर भी तुम क्या जानते हो कुछ बातों को कि इनमें रिप्रोडक्शन होता है। अरे भाई इनमें क्या होता है, रिप्रोडक्शन हो जाता है, और रिप्रोडक्शन होने के बाद बच्चा भी इन लोग पैदा कर लेता है। जो खच्चर तुम जानते हो वह क्या है, इसी का बच्चा है, जिसको बोलते हैं म्यूल, हिन्नी। वह क्या है, जिससे मेल और फीमेल होगा ना, तो म्यूल और हिन्नी, इसी का क्या होता है, बच्चा होता है। अरे वाह सर, तो ये तो फिर आपस में एक जाति के हो गए ना। नहीं जी, ये एक जाति के नहीं हुए, क्योंकि इसके बाद ये जो बच्चा पैदा लेता है खच्चर, उससे कोई बच्चा पैदा नहीं होता है, यानी ये फर्टाइल नहीं होता है। इसी कारण से हम लोग यहां पर गधा और घोड़ा जाति को एक जाति नहीं मानते, वो अलग अलग स्पीसीज हैं। क्या है बच्चों, अलग अलग स्पीसीज। समझ में आ गया ना। आपस में प्रजनन करने वाले जाति के समूह को कहते हैं, जाति ही तो कहते हैं यार, ठीक है। ऐसे अंग जिनकी संरचना और उत्पत्ति समान है लेकिन कार्य भिन्न 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 है, अभी तो तुरंत पढ़ा दिया था। क्या कहलाते हैं, समजात अंग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, समजात अंग। देखो अभी तुरंत पढ़ाया था, वही क्वेश्चन आ गया। मनुष्य और गाय के अग्रपाद क्या है, समजात अंग है। क्या है, समजात अंग। पक्षी और तितली के पंख कैसे हैं, अब इसको समझना पड़ेगा। जरा देखो, पक्षी के और तितली के पंख को देखो, तो पक्षी के पंख को देखोगे तो इसमें हड्डी पाया जाता है, तितली के पंख को देखोगे तो इसमें हड्डी नहीं पाया जाता। और एक चमगादड़ का भी पंख ले लो तो चमगादड़ के पंख में भी क्या पाया जाएगा, तुम्हारा हड्डी पाया जाएगा। अब ध्यान से देखना, लेकिन तीनों क्या करता है, अब देखो थोड़ा चमगादड़ का देख लो, तो चमगादड़ का जो पंख है उसमें तुम्हारा त्वचा ये रहता है, इधर से ऐसे रहता है ना, ये तो त्वचा है बच्चा लोग, क्या रहता है, त्वचा, त्वचा रहता है, त्वचा स्किन है। लेकिन यहां जो पक्षी है इसमें फर होता है। क्या होता है, फर, पंख होता है। इसमें त्वचा होता है, इसमें पंख होता है, और इसका बेचारा का भी पंख होता है। तो तीनों का स्ट्रक्चर क्या है, बहुत अलग है, बहुत ज्यादा अलग है भाई। तितली का तो पंख में हड्डी होता ही नहीं है, इन दोनों में हड्डी तो होता है लेकिन फिर भी इनका स्ट्रक्चर बहुत अलग है, बहुत अलग। लेकिन सबका कार्य एक ही है, काम क्या है, एक ही है।
उड़ना। क्या काम है? उड़ना। तुम मत ज्यादा उड़ो, इन लोग को उड़ने दो। इन लोगों का काम क्या है? उड़ना। तो ये जो काम है इन लोग का उड़ना, तो कार्य क्या हुआ? एक हुआ। और स्ट्रक्चर क्या हुआ? अलग अलग, यानी संरचना क्या हुआ? अलग अलग। और इस प्रकार की चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं, जरा बताओ क्या बोलते हैं? समरूप अंग। क्या बोलते हैं बच्चों? समरूप अंग बोलते हैं। समजात नहीं बोलते हैं, बल्कि क्या बोलते हैं? समरूप अंग बोलते हैं। कोई दिक्कत है? तो यही हो गया तुम्हारा समरूप अंग। तो पक्षी और तितली का पंख, चमगादड़ और तितली का पंख, चमगादड़ और पक्षी का पंख, क्या उदाहरण है? यह उदाहरण है समरूप अंग का। याद करो लो इसको। यहां देखना, अब देखो, पत्थरों पर प्राचीन जीवों के अवशेष चिन्हों को क्या कहते हैं? तो भाई जीवाश्म कहते हैं। ये जानते हो ना कि जीवों का जो अवशेष हमें प्राप्त होता है विभिन्न रूपों में, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? जीवाश्म बोलते हैं। तो यहां पर देख सकते हो, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन तुमसे पूछा जा सकता है। देखो, बहुत यदि टफ क्वेश्चन पूछा जाए तो डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से तुमसे पूछा जा सकता है। जैसे पूछ देगा नाइटिया, देखो यहां पर मैं बता दूं, ये पूछ सकता है कि नाइटिया किसका अवशेष है? जीवाश्म है। तो इसका उत्तर है मछली, जीवाश्म मछली। नाइटिया क्या है? जीवाश्म मछली। देखो, सब जीवाश्म का नाम तो नहीं याद कर सकते हो और नहीं यहाँ बुक में वर्णन है, लेकिन जिसका वर्णन है उसको तो यहाँ पर तुमको देखना होगा। जैसे आमोनाइट पूछ देगा, किस चीज का जीवाश्म है? तो बोलोगे अकशेरुकी का जीवाश्म है। फिर यहाँ देखो, ट्राइलोबाइट भी क्या है? अकशेरुकी का जीवाश्म है। यहाँ पेड़ के तना का जीवाश्म तुम देख सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से ये कुछ क्वेश्चंस तुमसे पूछे जा सकते हैं। अब जीवाश्म की जो आयु है वो कैसे हम लोग पता करते हैं? जीवाश्म मिल गया, अब उसका आयु को कैसे पता करते हैं? तो फॉसिल डेटिंग के साथ, समस्थानिक अनुपात के साथ और सापेक्ष, इनमें से सभी। तो इसका उत्तर है इनमें से सभी। तो फॉसिल डेटिंग के द्वारा भी क्या करते हैं? इसका उम्र को निकाल देते हैं। और ये सापेक्ष विधि, यहां देख सकते हो कैसे सापेक्ष विधि को दिखाया गया है। बोला जा रहा है कि जो फॉसिल हमें जीवाश्म सबसे, मान लो परत दर परत हमको जीवाश्म मिल रहा है, तो जो कंपेरेटिवली कंपेयर करेंगे कि जो सबसे नीचे वाला होगा भाई वो पहले बना होगा और जो बाद वाला होगा वो नया होगा। यानी कि सबसे नीचे वाला क्या होगा? सबसे प्राचीन, उसके बाद वो, और ये वाला क्या हो सकता है? सबसे नया हो सकता है। तो ये कंपेरेटिव स्टडी हो गया। ठीक है, इसके बाद है मनुष्य और चिंपांजी में क्या समानता है? बहुत सारी समानता है ना, लेकिन यहां प्रश्न देख रहा है चिंपांजी मनुष्य का पूर्वज है, मनुष्य ही चिंपांजी का पूर्वज है, दोनों के पूर्वज समान है। तो याद रखना, मनुष्य और चिंपांजी अभी दोनों यहां पर हैं, यानी कि दोनों के पूर्वज एक रहे होंगे, वहीं से ये आया है। मानव का उद्भव अफ्रीका से। किस प्रजाति में अत्यधिक विविधता देखी जाती है? तो इसका उत्तर है मनुष्य। मनुष्य में अत्यधिक विविधता देख सकते हो। पूरे देश, अलग अलग देशों में कैसे कैसे विभिन्न प्रकार के मनुष्य हैं, फिर भी वो एक जाति के हैं और उनका नाम क्या है? होमो सेपियंस। जीवों में वंशागत गुणों का निर्धारक है। तो वंशागत गुणों का निर्धारक कौन है? जीन है, क्रोमोसोम है, डीएनए है। तो सीधा सीधा जीन है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, यदि यहां पर तुम्हारा इन तीनों में क्रोमोसोम होगा तो आंसर हो जाएगा क्रोमोसोम। यदि इन तीनों में डीएनए होगा तो आंसर हो जाएगा डीएनए। लेकिन यदि तीनों दिया हुआ है तो आंसर क्या हो जाएगा? जीन। ये बात याद रखना तुम। अनुवंशिकी का पिता किसे कहा जाता है? तो अनुवंशिकी का पिता किसे कहेंगे भाई? जॉन मेंडल को कहेंगे। और किसको कहेंगे? संसार मानव का कितना प्रजाति है? कितना है? तो संसार में जितने भी मानव दिख रहे हैं उनको हम लोग एक ही जाति के मानते हैं, जो कि क्या है? होमो सेपियंस। तो एक है हम लोग का। क्यों है ये बता सकती हो? क्योंकि हम लोगों में रिप्रोडक्शन हो सकता है, उससे बच्चा पैदा हो सकता है, उससे भी बच्चा पैदा हो सकता है, उससे भी बच्चा पैदा हो सकता है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि हम लोग अभी क्या हैं? एक ही प्रजाति के हैं। लेकिन भविष्य में हो सकता है कि मान लो अफ्रीका के लोग और इंडियन लोग में रिप्रोडक्शन होना बंद हो जाए लाखों सालों बाद।
तो क्या फिर हम लोग बोलेंगे कि अलग स्पीसीज हो गया है? बिल्कुल। फिर हम लोग बोलेंगे कि हम लोगों का स्पीसीज क्या है? बदल गया है। अब चलो, जीवों के जटिल अंगों की उत्पत्ति कैसे हुई है? जीनोटाइप से, गुणसूत्र से, क्रमिक विकास से, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या है? क्रमिक विकास से सरल से जटिल जीवों का विकास हुआ है। कौन सा अति प्राचीन प्राणी वर्तमान की विषम पर्यावरण वाले स्थानों में आज भी जीवित है? तो डायनासोर है क्या? नहीं है। विषाणु, जीवाणु और पक्षी। तो विषम परिस्थिति में तो भाई यहां पर जीवाणु ही जीवित है, ठीक है, क्योंकि पक्षी विषम परिस्थिति में जीवित नहीं रह सकेगा। जीवन की उत्पत्ति किससे हुई है? तो इसका उत्तर है अजैव पदार्थ से। मेंडल का प्रथम नियम क्या है? तो मेंडल का प्रथम नियम क्या है? पृथक्करण का नियम। मेंडल का प्रथम नियम याद है ना? क्या है? उसमें हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से यदि टी और टी आता था, ध्यान से देखो, अभी पढ़ा भी रहा हूं तुम्हें, यदि टी और टी आता था तो पौधा क्या होता था? लंबा। तो एक कैरेक्टर क्या होता था? डोमिनेंट, और दूसरा क्या होता था? रिसेसिव। यानी कि यहां पर जो दो, मान लो एक लंबा है और एक नाटा है, दोनों एक साथ आ रहा है, लंबा टी और छोटा टी, तो यहां पर एक क्या होता था? डोमिनेंट होता था, प्रभावी लक्षण होता था, और दूसरा क्या होता था? अप्रभावी लक्षण होता था। तो प्रभावी लक्षण दिखता था, अप्रभावी लक्षण नहीं दिखता था। लेकिन जैसे ही वो लोग अलग अलग हो जाते थे नेक्स्ट जनरेशन में, तो बच्चा बौना भी होना शुरू हो जाता था। तो भाई इसके आंसर करने के लिए बड़ा अच्छा से मेंडल पूरा पढ़ना पड़ेगा। मेंडल तो इतना आसान है कि मत पूछो, लेकिन जरा देखोगे उसको तब ना, वीडियो को बढ़िया से जाके देखो, समझो, उसके बाद इन क्वेश्चंस को जरूर करना। चलो, प्राकृतिक वरण द्वारा जैव विकास सिद्धांत किसने दिया था? तो डार्विन ने दिया था, पढ़ा दिया तुम्हें। पीढ़ी दर पीढ़ी जनकों से उसके संतानों में संचारित होने वाले गुण को क्या कहते हैं? अनुवंशिकता। यही तो पढ़ा रहा था मैं, अनुवंशिकता कहते हैं, अनुवंशिकता कहते हैं। लेकिन उस गुण को क्या कहते हैं? अनुवांशिक गुण कहते हैं। देखा, थोड़ा सा चेंज कर दिया। होने वाले गुण को क्या कहते हैं? यहां बोल रहा है गुण को क्या कहते हैं? गुण को क्या कहते हैं? प्रक्रिया को नहीं, गुण को क्या कहते हैं? तो गुण हो गया तुम्हारा अनुवांशिकी, अरे अनुवांशिक गुण, सॉरी जी, अनुवांशिक गुण हो गया। और इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? अनुवंशिकता कहेंगे। और इसके अध्ययन को क्या कहेंगे? अनुवांशिकी कहेंगे। बाप रे बाप, एक ही चीज हुआ को लिख दिया है, थोड़ा सा कंफ्यूजन तो होगा ही होगा, ठीक है। अनुवांशिक गुण, अनुवंशिकता और अनुवांशिकी, ठीक है। जीव अपने जनक से कैसे भिन्न हो जाते हैं? तो इसमें परिवर्तन के कारण, विभिन्नता के कारण जो विभिन्नता आती है उस जीव में अपने माता पिता के रिप्रोडक्शन के दौरान, उसके कारण वो क्या होते हैं? थोड़े से विभिन्न हो जाते हैं, भिन्न हो जाते हैं, अनुवांशिक परिवर्तन से, जलवायु और वातावरण के प्रभाव से। तो यहां पर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहां देख सकते हो जीव के वह अनुवंशिक लक्षण जो स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? फेनोटाइप। तो ये वर्ड ना तुम्हारे बुक में नहीं दिया हुआ है, लेकिन कोई टेंशन नहीं है, यहां पर फिनोटिपिक रेशियो करके दिया हुआ है, तो उससे तुम इसको रिलेट करके याद रखो, क्योंकि ये हो सकता है तुम्हारे लिए कभी कभी पूछ भी दे, ठीक है। तो यहां फिनोटाइप कहेंगे। अब यहां पर यदि मेंडल के नियम पढ़ोगे तो मेंडल में दो हम लोगों को पढ़ना होता है, एक होता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस और एक क्या होता है? डाइहाइब्रिड क्रॉस। तो जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस होगा उसमें बोलेगा कि फिनोटाइप का F2 का रेशियो बताइए, तो तुमको बताना पड़ेगा 3:1, और फिर बोलेगा जीनोटाइप का रेशियो बताइए, तो यहां पर लिखना होगा 1:2:1। तो ये दो चीज तुमसे पूछ सकता है जी। क्यों पूछेगा? क्योंकि दिया हुआ है इसलिए पूछेगा। तो याद रखना इन दोनों बातों को। आगे मैं देखता हूं उसको और बताऊंगा। निम्न में कौन सा गुण जैव विकास में मुख्य भूमिका निभाता है? अनुवांशिक गुण, उपार्जित गुण। तो बच्चा लोग यहाँ अनुवांशिक गुण होगा कि उपार्जित गुण होगा? बहुत अच्छे, ये होगा अनुवांशिक गुण। याद रखना मैंने क्या बताया था? वे गुण, वे लक्षण जो माता पिता से उसके संतान में जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? अनुवांशिक लक्षण।
और वे लक्षण जो कि हम जीवन में उपार्जित करते हैं, पूरे जीवन काल में उसको हम लोग उपार्जित करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? उपार्जित लक्षण। जैसे कि आंख का रंग हो गया, वह क्या हो गया? वह एक अनुवांशिक लक्षण हो गया जो माता पिता से उसके संतान में जा सकता है। ब्लड ग्रुप क्या हो गया? एक अनुवांशिक लक्षण हो गया जो कि उसके माता पिता से उसके संतान में जाएगा। शरीर में और भी जो उसका बॉडी डिजाइन है, उसका जो शरीर का त्वचा का रंग है, वह भी क्या हो गया? अनुवांशिक लक्षण हो गया। लेकिन यदि कोई व्यक्ति है जो अपना क्या करेगा, मैं बार बार बताता हूं, सब हंसते हैं, उसने क्या किया? अपना हाथ तोड़वा लिया, गोड़ तोड़वा लिया, दांत टूटवा लिया, नाक कटवा लिया, जीभ कटवा लिया, कान कटवा लिया, बाल मुंडवा लिया, उसके बाद वो शादी करता है, फिर उससे बच्चे होते हैं, तो क्या उसका बच्चा भी वैसा ही पैदा होगा? नहीं भाई, उसका बच्चा नॉर्मल होगा, क्योंकि ये जो सारा चीज उसने अपना शरीर में किया था, वे क्या हुआ? उपार्जित गुण हो गए, यानी कि उससे उसके स्पर्म में कोई भी बदलाव नहीं आया। और बच्चा किस चीज से बनता है? स्पर्म से बनता है और अंडा से बनता है, इसलिए जो बच्चा है वो नॉर्मल हुआ। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, 2 मार्क्स 3 मार्क्स में पूछा जाता है। उपार्जित लक्षण और अनुवांशिक लक्षण में अंतर करिए, तो इसको भी तुम याद रखना, VBA क्वेश्चन है। मेंडल ने अपने अनुवांशिक प्रयोग में भाई मटर का प्रयोग किया था, ये तो सब जानता है। विभिन्नता का मुख्य कारण क्या है? तो यहां पर विभिन्नता का मुख्य कारण क्या है? अर्धसूत्री विभाजन, जिसके बारे में डिटेल में तुम लोग नहीं पढ़े, फिर भी याद रखो, इसको कहते हैं मियोसिस। तो जब यहां पर स्पर्म बनता है या ओवम बनता है, तो वह इसी कोशिका विभाजन के द्वारा बनता है, जहां पर फिर क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया होती है और इसमें विभिन्नता आता है। यही कारण है कि यहां से 2 क्वेश्चन और बनेगा तुम्हारा। एक क्वेश्चन बोलेगा, बताइए कि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो विभिन्नता आता है कि नहीं आता है? तो इसका उत्तर है हां। जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो यही होता है। मियोसिस में क्या होता है? तुम्हारा अंडा बनेगा, फिर शुक्राणु बनेगा, तो उसमें जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो इसमें क्या होगा? विभिन्नता आएगा ही आएगा, एकदम आएगा, कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो, यानी कि अलैंगिक जनन होगा, तो कोई विभिन्नता नहीं आता है, या न के बराबर विभिन्नता आता है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है, तो ये 2 क्वेश्चन तुम याद रख सकते हो। चलो आगे देखते हैं। जननिक विभिन्नता का मुख्य कारण क्या है? तो वही जेनेटिक विभिन्नता का क्या कारण है? अनुवांशिक पुनर्योग। क्या है? अनुवांशिक पुनर्योग, ठीक है, यानी कि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, जो मैंने बताया अभी तुरंत तुम्हें। मेंडल ने मटर में कितने गुणों का अध्ययन किया या फिर देखा? तो 7 लक्षणों को देखा और उसी को आधार लेकर के उन्होंने क्या किया? क्रॉस कराए, और क्रॉस कराने पर उन्होंने क्या किया? अपने नियमों का प्रतिपादन किया। तो ये 7 लक्षण तुम यहां पर लिख सकते हो आंसर में। नया क्वेश्चन है, एकल संकरण का प्रारूप अनुपात क्या है? तो यहां पर मैंने बताया था, एक होता था जीनोटाइप और एक क्या होता था? फिनोटाइप। तो ये है तुम्हारा फिनोटाइप। क्या है? फिनोटाइप। फिनोटाइपिक रेशियो क्या हो गया? 3:1, और जीनोटाइपिक रेशियो क्या हो जाता है तुम्हारा? 1:2:1। तो ये एकल संकरण का क्या है? ये अनुपात है F2 जनरेशन का, जो मैंने बताया VBI क्वेश्चन है तुम्हारा, ठीक है। क्या है? VBI। तो द्विसंकरण का सिर्फ तुमको फिनोटाइपिक रेशियो याद करना है, जीनोटाइपिक याद नहीं होगा, उसको बनाना पड़ता है। तो द्विसंकरण का क्या है? 9:3:3:1, ठीक है। ये है तुम्हारा द्विसंकरण का F2 जनरेशन का फिनोटाइपिक रेशियो। कैसा रेशियो बच्चों? फिनोटाइपिक रेशियो, ये याद रखना, ठीक है। तो जीन प्रारूप 1:2:1, ये जो मैंने बताया। मनुष्य के 22 जोड़े क्रोमोसोम को क्या कहते हैं? तो देखो तुम्हारे बुक में इसका भी वर्णन नहीं किया गया, लेकिन मैं बता दे रहा हूं। 22 जोड़े गुण, इसको बोलते हैं ऑटोसोम, और एक्स और वाई को बोलते हैं लिंग क्रोमोसोम। एक्स को क्या बोलेंगे बच्चा लोग? लिंग क्रोमोसोम। और वाई को भी क्या बोलते हैं? लिंग क्रोमोसोम, ठीक है।
मनुष्य के क्रोमोसोम के 23वें जोड़े को क्या कहते हैं? तो लिंग क्रोमोसोम। लिंग निर्धारण के लिए कौन सा क्रोमोसोम उत्तरदायी है? तो एक्स एंड वाई यानी कि लिंग क्रोमोसोम। निम्न में कौन प्रभावी गुण है? तो लंबा और बौना। तो मैंने बताया था जब दोनों एक साथ रहेंगे लंबा और बौना, तो यहां पर जो लक्षण दिखेगा उसको हम लोग कहते हैं प्रभावी लक्षण, और जो दब जाता है उसको बोलते हैं अप्रभावी। तो यह लंबा वाला क्या होता है? दिखना शुरू हो जाता है जब दोनों एक साथ रहेगा। याद करो, यदि पढ़ा है तभी ये समझ में आएगा, नहीं तो कैसे समझ में आएगा? तो यदि लंबा है वो क्या करता है? दूसरे को दबा देता है। तो यह हो गया तुम्हारा, बताओ, प्रभावी लक्षण। ठीक है, अब देखना, मिलर और यूरो के द्वारा निम्न में से कौन सा अणु बनाया था? तो मिलर एंड यूरो के प्रयोग में हम लोगों ने देखा था कि कैसे उन्होंने क्या किया था कि जो अकार्बनिक पदार्थ है उनका उपयोग किया और उससे फिर कार्बनिक पदार्थों का सिंथेसाइज किया, और वो क्या था? अमीनो अम्ल का सिंथेसिस किया था। किसी जीव की जीनी संरचना कहलाती है तो जीनोटाइप कहलाती है। उसका जीन का संरचना क्या कहलाएगा? जीनोटाइप। आंख एवं बालों के रंग में किस प्रकार की विभिन्नता है? तो यहां पर अनुवंशिक विभिन्नता, कायिक विभिन्नता, द्विगुण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है अनुवंशिक विभिन्नता। ठीक है, क्योंकि माता पिता से उसके संतान में यह विभिन्नता जा रहा है। जलवायु एवं वातावरण के प्रभाव से उत्पन्न विभिन्नता क्या कहलाती है? अब जलवायु और वातावरण के प्रभाव से जो विभिन्नता उत्पन्न होती है उसे हम लोग क्या बोलेंगे? कायिक विभिन्नता बोलेंगे। ठीक है, कैसी विभिन्नता बोलेंगे? कायिक विभिन्नता। मेंडल के प्रयोग में प्रथम संतति F1 वाले पौधे कैसे थे? तो सभी के सभी कैसे थे? लंबे थे। तो यहां देख सकते हो, यहां पर मेंडल ने क्या लिया? एक टॉल पौधा लिया। एक टॉल मतलब लंबा लिया, और एक क्या लिया? ड्वार्फ। और उसका जेनेटिक जीन देखोगे तो टी नाम का उसमें क्या था? फैक्टर्स थे, और यहां पर टी फैक्टर था। तो मैंने तुम्हें बहुत अच्छे से पढ़ाया था, याद करो। यदि तुमने नहीं पढ़ाया बच्चों तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। यहां पर ये सब अपने से याद होना चाहिए, तभी तो तुम बना सकोगे। अब इन दोनों के बीच में क्रॉस कराया था तो सारे पौधे क्या निकले थे? टॉल निकले थे। क्या थे? टॉल। तो यही क्वेश्चन भी था तुम्हारा। इसको हम लोग कहते हैं पेरेंट जनरेशन, इसको कहते हैं फर्स्ट फीलियल जनरेशन, यानी प्रथम संतान। और इससे जब बच्चा जो पैदा होता था उसको बोलते हैं सेकेंड फीलियल जनरेशन, F2 जनरेशन। तो इसी में देख सकते हो 75% क्या था बच्चा लोग? लंबा था, और 25% क्या था? बौना था। और यही रेशियो जो दिख रहा था 3:1 हम लोगों ने क्या किया था? रेशियो निकाला था, फिनोटिपिक रेशियो। यही सब बात यहां पर दिखाया गया है। मेंडल के प्रयोग में टी क्या दर्शाता है? तो अप्रभावी लक्षण को दिखाता है। बड़ा टी क्या दिखाता है? तो प्रभावी लक्षण को दिखाता है, और बौनापन को भी दिखाता है। यह भी बात याद रखना। ठीक है, चलो और क्वेश्चन देखते हैं। जंगली गोभी से किस सब्जी का विकास हुआ? भाई ये क्वेश्चन अब ना देखो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि जो जंगली गोभी है इससे बहुत अलग अलग प्रकार की आवश्यकता के लिए अलग अलग प्रकार की प्रजातियों का विकास किया गया है। इसको तो एकदम रट लो, कुछ भी क्वेश्चन पूछ जैसा है। जैसे कि यदि पत्तियों के बीच की दूरी पर्याप्त कम करने के लिए, मतलब पत्ती के बीच कम दूरी हो, तो उसके लिए क्या विकसित किया गया? डायरेक्ट क्वेश्चन होगा तो आंसर करना, पत्ता गोभी का विकास किया गया। पुष्पों की वृद्धि रोकने के लिए किस चीज का विकास किया गया? ब्रोकली का विकास किया गया। किसके द्वारा? मानवों के द्वारा। तो क्या ये प्राकृतिक चयन है या कृत्रिम चयन? इसका उत्तर है, इसे हम लोग कहते हैं कृत्रिम चयन। तो बोलोगे सर आप इतने सारे वर्ड्स बोल रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। अरे भाई पहले चैप्टर पढ़ोगे तब तो समझ में आएगा। यदि तुमने चैप्टर पढ़ा होगा तो सब समझ में आ रहा होगा। बंद के पुष्पों के लिए क्या विकसित किया? फूल गोभी को विकसित किया। ठीक इसी तरीके से कुछ खुले हुए भाग के लिए क्या विकसित किया? गांठ गोभी। और फिर केवल चौड़ी पत्तियों के लिए क्या विकसित किया? केल को विकसित किया। ठीक है, तो मेंडल के प्रयोग में अब टी क्या दर्शाता है? तो लंबाई को भी दिखाता है और प्रभावी लक्षण को भी दिखाता है। मेंडल के प्रयोग में टी क्या दर्शाता है? तो ये संकर नस्ल के लंबे पौधे को दिखाता है। ये बात याद रखना, क्योंकि इसको टी को कहेंगे डोमिनेंट और इस छोटे वाले को कहते हैं रिसेसिव, यानी कि ये प्रभावी और ये क्या है? अप्रभावी। संतान का रुधिर वर्ग किस पर निर्भर होता है? तो आसपास के वातावरण, माता पिता के रुधिर वर्ग पर सीधा सा आंसर है। ये अनुवांशिक गुण है, यानी कि माता पिता जो
जो माता पिता है उन्हीं के रुधिर वर्ग पर ये क्या करेगा, निर्भर करेगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। तो नया क्वेश्चन देख सकते हो, जीवाश्म विज्ञान क्या है? जीवाश्मों का अध्ययन को क्या कहते हैं? जीवाश्म विज्ञान कहते हैं। प्रारंभ में सरल प्राणियों का विकास वर्तमान के जटिल प्राणियों में किस प्रक्रिया के द्वारा हुआ है? तो आनुवंशिकता यानी जैव विकास के द्वारा हुआ है। किसके द्वारा हुआ है? जैव विकास के द्वारा। ठीक है, मनुष्य का सबसे करीबी संबंधी कौन है बच्चों? यहां पर यदि हम लोग देखें तो चिंपैंजी क्या है? सबसे करीबी संबंधी है। तो देखा तुमने कितने सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने किए। यदि तुम्हें ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं मिल रहा हूं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।